आज नहीं छोड़ूंगा। हाँ पिताजी। बहुत अच्छे। हम इतिहास में अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की ही बात करते हैं, है ना? पर कुछ राजवंश ऐसे भी थे जो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में खोसे गए। तो आज हम ऐसे ही एक राजवंश, वाकाटक वंश की कहानी को समझेंगे। और मजे की बात यह है कि हम इसे किसी छात्र के हाथ से लिखे नोट्स के जरिए जानेंगे। तो चलिए इन नोट्स के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं वाकाटक साम्राज्य की कहानी में क्या कुछ खास है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। आखिर ये राजवंश आया कहाँ से, इसकी नींव किसने रखी? इस पहले हिस्से में हम जानेंगे उन शुरुआती राजाओं के बारे में जिन्होंने वाकाटक साम्राज्य की पहली ईंट रखी थी। तो कहानी शुरू होती है लगभग 255 ईस्वी में विंध्या क्षेत्र यानी आज के विदर्भ से। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाकाटक शुरुआत में कोई आज़ाद शक्ति नहीं थे, वो तो उस वक्त के शक्तिशाली सातवाहनों के अधीन काम करते थे। और इस राजवंश को खड़ा करने का श्रेय जाता है विंध्य शक्ति को। विंध्य शक्ति के बाद आए प्रवरसेन प्रथम, और सच कहूं तो यहीं से साम्राज्य ने असली रफ्तार पकड़ी। देखिए, वो अकेले वाकाटक शासक थे जिन्होंने खुद को सम्राट कहलवाया, जो उनकी जबरदस्त ताकत को दिखाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उस जमाने में ये किसी राजा की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल तो बहुत शानदार रहा, लेकिन उनके बाद वाकाटक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उनका इतना बड़ा साम्राज्य अब एक नहीं रहा, वो 2 अलग-अलग हिस्सों में बंट गया, और इस एक घटना ने राजवंश की पूरी कहानी ही बदल दी। तो प्रवरसेन प्रथम के बाद ये साम्राज्य एक पेड़ की तरह 2 बड़ी डालियों में बंट गया। एक थी प्रधान शाखा यानी मेन ब्रांच, और दूसरी थी वत्सगुल्म शाखा। और ये दोनों शाखाएं एक ही समय में अलग अलग आगे बढ़ी, और दोनों ने ही वाकाटक इतिहास को अपने अपने तरीके से शेप दिया। चलिए पहले कहानी की मुख्य धारा यानी प्रधान शाखा को समझते हैं। इसका इतिहास ना 2 वजहों से बहुत ही खास है। एक तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक गठबंधन, और दूसरा एक ऐसी रानी का शक्तिशाली शासन जिसने मुश्किल वक्त में पूरे साम्राज्य को अकेले ही संभाल लिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रुद्रसेन प्रथम के बाद इतिहास में एक बहुत अहम मोड़ आता है जब सत्ता आती है प्रभावती गुप्त के हाथों में। एक संरक्षक के तौर पर वो राज करती हैं। उनके बाद प्रवरसेन द्वितीय, फिर नरेंद्र सेन, और इस शाखा के आखिरी शासक हुए पृथ्वीसेन द्वितीय। अब आते हैं उस बड़े राजनीतिक गठबंधन पर। उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। देखिए, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये शक शासकों को हराने के लिए एक बहुत बड़ी और सोची समझी साझेदारी थी। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रुद्रसेन द्वितीय की बहुत जल्द मृत्यु हो गई। ऐसे मुश्किल समय में प्रभावती गुप्त ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटों दिवाकर सेन और दामोदर सेन की तरफ से खुद सत्ता संभाली। और सच तो ये है कि उनका शासनकाल ही वाकाटक गुप्त संबंधों का गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो प्रभावती गुप्त के संरक्षण में ही उनके छोटे बेटे दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से राजा बने। ये सिलसिला चलता रहा पृथ्वीसेन द्वितीय तक, जो इस मेन ब्रांच के आखिरी शासक थे। और उनके बाद क्या हुआ? यहीं पर कहानी की दोनों धाराएं वापस आकर मिल जाती हैं। वत्सगुल्म शाखा के ताकतवर राजा हरिशेन ने इस राज्य को अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। चलिए अब कहानी की दूसरी धारा की ओर बढ़ते हैं। वत्सगुल्म शाखा, ये ब्रांच सिर्फ राजनीतिक रूप से ही जरूरी नहीं थी, बल्कि इसने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस शाखा की नींव रखी थी प्रवरसेन प्रथम के छोटे बेटे सर्वसेन ने। उन्होंने अपनी राजधानी वत्सगुल्म को बनाया, जो आज महाराष्ट्र का वाशिम शहर है। इस वंश के प्रमुख शासकों में सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय,
प्रवरसेन द्वितीय और अंत में सबसे शक्तिशाली शासक हरिशेन का नाम आता है। हरिशेन का नाम वाकाटक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वो सिर्फ वत्स गुल्म शाखा का सबसे ताकतवर राजा ही नहीं था, बल्कि वो शासक था जिसने दोनों शाखाओं को फिर से एक करके एक विशाल वाकाटक साम्राज्य बनाया। वो इस वंश का आखिरी महान सम्राट था। वत्स गुल्म शाखा की असली पहचान सिर्फ तलवार से नहीं, कलम से भी थी। यहाँ के शासक खुद बड़े विद्वान और कवि थे। यहाँ देखिए, सर्वसेन ने प्राकृत भाषा में हरि विजय लिखा, तो वहीं प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की। और संस्कृत साहित्य की जो मशहूर वैदर्भी शैली है, उसकी जड़ें भी इसी इलाके से जुड़ी हैं। देखिए, किसी भी राजवंश की महानता सिर्फ उसके साम्राज्य के आकार से नहीं नापी जाती, बल्कि उसकी कला और संस्कृति की विरासत से भी मापी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि वाकाटकों ने हमें क्या कुछ दिया जो आज भी जिंदा है। वाकाटक शासक ब्राह्मण धर्म को मानते थे और मुख्य रूप से शिव और विष्णु की पूजा करते थे। वो कला और वास्तुकला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इसका एक शानदार उदाहरण है नचना का मंदिर, जिसे उनके एक सामंत व्याघ्रदेव ने बनवाया था। और ये तथ्य तो कमाल का है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि महाकवि कालिदास कुछ समय के लिए वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में भी रुके थे, और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अपनी अमर रचना मेघदूत लिखी थी। सोचिए ये कितना अद्भुत संयोग रहा होगा। और अब बात करते हैं उनकी सबसे मशहूर विरासत की, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। गुफा संख्या 16 और 17 जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह यानी विहार हैं, और गुफा संख्या 19 जो एक प्रार्थना हॉल यानी चैत्य है, इन्हीं के शासनकाल में बनी थी। ये वाकाटकों की कला को दिए गए संरक्षण का शायद सबसे शानदार सबूत है। तो ये थी वाकाटक राजवंश की कहानी, जैसा कि इन हाथ से लिखे नोट्स में दर्ज है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न सिर्फ मध्य भारत पर राज किया, बल्कि कला और साहित्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किताबों के पन्नों में, हमारे नोट्स में और कितने ऐसे अनसुने इतिहास अपनी खोज का इंतजार